गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे अभी एंशिएंट साइकोलॉजी के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया 9वें लेक्चर सीरीज़ के 9th लेक्चर में। और अब हम लोग बात करेंगे एंशिएंट साइकोलॉजी की नहीं बल्कि स्कूल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जितने हैं उसमें उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लास है जो कनेक्टिंग क्लास है, इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म 1895 में एक घटना घटी जिसके बाद से ऊंट ने नहीं बल्कि उनके स्टूडेंट, मैंने पिछले ही वीडियो में आपको कहा कि कॉस्टलर ने कहा था कि जो चेले जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने गुरुओं के बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा कट्टर होते हैं। उनके मतों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी, उसको बचाए रखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं। और उसके साथ ही साथ उनके झंडे को उठाए रहना, एकदम जस्ट लाइक स्लेव ऑफ टीचर बन के रहते हैं जो भी स्टूडेंट्स होते हैं। कोस्टलर का ये विचार आया 1971 में। तो बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि अपनी इज्जत की बाजी लगा देते हैं। ऐसा ही एक स्टूडेंट ऊंट के साथ भी था और ही वॉज नोन एज टिचनर। तो यहाँ पर अब इमरजेंस ऑफ स्कूल्स होने लगे, बहुत सारे स्कूल्स बनने लगे, बहुत सारे विचारधाराओं का भेद होने लगा और उसमें जो है वो उनने विचारधाराओं का 20 वर्षों तक तो किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट उनके सामने नहीं था। एंशिएंट विचारधारा बिल्कुल मानी जाती थी और उसमें 20 वर्षों तक कहीं कोई भी ऑब्जेक्शन किसी को भी नहीं आया। मगर धीरे धीरे कोई भी विचारधारा जब आती है तो धीरे धीरे उसके खिलाफ कुछ ना कुछ अंदर कुछ लोगों को नई चीज़ें दिखने लगती हैं, कुछ नए पर्सपेक्टिव्स दिखने लगते हैं, कुछ नई पीढ़ी जो है वो एक नए ढंग से सोचने का प्रयास करने लगती है, जिससे चेंजेस आते हैं और इसी तरह इस इतिहास का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 1897 में, सॉरी 1900 नहीं, 1897 में एंशिएंट एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी 1897 में स्ट्रक्चरलिज्म का पहला यानी संरचनावाद का पहला रूप वही था जो एंशिएंट साइकोलॉजी का था 1897 तक। परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि एंशिएंट साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरलिज्म अभिन्न है या एक ही है। ये बात बहुत स्पष्ट किसी भी राइटर ने नहीं की। अभिन्न है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन 1897 तक एक मत राज्य था। लेकिन 1895 की एक घटना ने एंशिएंट साइकोलॉजी की नींव को हिलाने का काम कर दिया। एक घटना आई, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई जंग नहीं थी, किसी तरह का कोई अपोज करने वाला नहीं था, लेकिन टिचनर जो स्टूडेंट थे साइकोलॉजी के बहुत ही सेंसिटिव थे अपने गुरु के मतों के लिए और उस पर किसी भी तरह की आंच आने देना नहीं चाहते थे। तो स्ट्रक्चरलिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टिचनर ने ही किया। सबसे पहले टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म शब्द का, जो अपने आप में एक स्कूल बन गया बाद में, और बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट साइकोलॉजी के विरोध में और या उसके फेवर में या उसके, मगर उसके किसी न किसी पॉइंट पर ही इमर्ज करते रहे। तो टिचनर ने किया, जिस साइकोलॉजी को स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है उसका अंतिम रूप भी टिचनर ने ही निर्धारित किया। उन्होंने ही शब्द दिया और उन्होंने ही स्ट्रक्चरलिज्म शब्द लिया और उन्होंने ही उसका अंतिम
जो रूप था उसको निर्धारित कर दिया। किसने? टिचनर ने। ही वॉज द वेरी ओबीडियंट सन, जस्ट एंड उनके बारे में कहा जाता है, एक कोट किया जाता है कि टिचनर वाज मोर उन्शियंट दैन उंट हिमसेल्फ। इतने कट्टर स्टूडेंट माने गए टिचनर। इतिहास में ऐसे छात्रों की बहुत कमी है जो अपने गुरु के लिए इतना कुछ करने को तैयार रहता है। तो ये उन्होंने किया। अब आगे बढ़ते हैं और हाइडेलबर्ग के अनुसार क्षमा कीजिएगा, हाइब्रिडर के अनुसार यह एक साइकोलॉजी है जिसे कभी स्ट्रक्चरलिज्म, कभी इंट्रोस्पेक्शनिज्म, कभी एग्जिस्टेंशियलिज्म, कहीं कहीं टिचनरिज्म भी कहा गया। आगे की जो पुस्तकें आई और जिसमें इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, उसमें इसके बहुत सारे नाम, 4 नाम तो यहीं पर हम आपको बोल रहे हैं कि इसकी वजह के हाइब्रिडर ने इस चीज़ को कोट किया और कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म, कभी इंट्रोस्पेक्शनिज्म, कभी एग्जिस्टेंशियलिज्म और कभी कभी टिचनरिज्म भी कहा गया। 1996 में एक घटना घटी थी। मैंने 1995 मैं बार 1995 कह रही हूँ, सॉरी, आज मिस्टेक्स थोड़ा ज़्यादा हो रही है क्या, लेकिन 1896 में एक घटना घटी। उस घटना को हम यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो वो घटना घटी कि पहला क्या था उसका कि रिफ्लेक्स आर्क, जॉन डेवी ने इसको ये किया था और जेम्स के साथ मिलकर जेम्स की पुस्तक प्रिंसिपल्स का प्रकाशन हुआ 1896 में किया मनोविज्ञान। और इस किताब ने मनोविज्ञान के क्षेत्र को सोचने की एक नई दिशा प्रदान की। तो पहली बात तो ये हो गई, जिससे प्रभावित होके जॉन डेवी ने एक निबंध लिखा। पहली तो उनकी जेम्स की किताब छपी और इस किताब का नाम था प्रिंसिपल्स। और इस किताब से के पढ़ने से पहली घटना ये थी। नंबर 2 जो घटना घटी, इससे प्रभावित होके जॉन डेवी ने एक आर्टिकल लिखा, एक निबंध लिखा, द रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी। द रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट। रिफ्लेक्स आर्क मैंने आप लोगों को, आप उसको पढ़िए। रिफ्लेक्स आर्क मैंने पढ़ाया है अभी पार्ट 1 को और पीजी सेमेस्टर 2 को। ये क्या होता है कि जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को उसका हिंट दे रही हूँ, बुक यहाँ पे नहीं है, नहीं तो आपको दिखा देती कि व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। जब कोई सेंसरी स्टिमुलस आता है और वो स्पाइनल कॉर्ड में इंटर करता है और रिफ्लेक्स प्रतिवर्त क्रिया, इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री नहीं, जिसमें इच्छा नहीं है, तो वॉलेंट्री एक्शन के लिए कॉन्शियसनेस में यानी ब्रेन में कोई जगह नहीं। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ही यही है कि वो वहीं से निर्देश दे के वापस भेज देता है मोटर ऑर्गन्स में क्रिया करने के लिए, क्रिया उत्पन्न कर देता है। और इस क्रिया का ज्ञान, कॉन्शियसनेस का क्षेत्र जो है वो ब्रेन है। ब्रेन में और रिफ्लेक्स आर्क जो है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज जो हैं, जो प्रतिवर्त क्रियाएं हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा संचालित की जाती हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि एक ऐसे बन के आता है, सेंसरी इम्पल्स आता है एकदम आर्क की तरह, और वहीं रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा उसको वापस भेज दिया जाता है मोटर ऑर्गन में। आज इससे जो बनता है, जो एक स्ट्रक्चर बनता है, वो बिल्कुल आर्क की जैसा होता है। इसी को रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी के नाम से किसने? जॉन डेवी ने। नाम याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी या किसी भी साइंटिफिक हिस्ट्री में डेट एंड
कंसर्न्ड पीपल जिसने इस कॉन्सेप्ट को दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड वी आर हम लोग जो है वो साइंटिफिक हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मैंने पहले क्लासेस में आपको बताया है कि देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट द नॉन साइंटिफिक हिस्ट्री, जिसमें स्टेप्स नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं रहता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ एक हिस्ट्री का ब्रांच है, एक दूसरी हिस्ट्री जो है वो साइंटिफिक हिस्ट्री होती है। और साइंटिफिक हिस्ट्री में ऑलवेज हम लोग स्टेप वाइज, डेट वाइज हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि जॉन डेवी ने किताब छपी 1896 में, किसकी? जेम्स की। नाम था प्रिंसिपल्स। और इस पुस्तक के प्रभाव से जॉन डेवी ने एक निबंध प्रकाशित किया, द रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी। डेवी ने इस निबंध में कहा कि रिफ्लेक्स आर्क में हमें उसके रचनात्मक घटकों में नहीं बांटना चाहिए रिफ्लेक्स आर्क को, बल्कि उसकी छोटी परंतु पूर्ण इकाई उसको मानना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और जबकि एंशिएंट साइकोलॉजी का था, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जॉन डेवी ने अपने निबंध में क्या कहा, लाइन बाय लाइन इसको सुनिए आप। कहा कि रिफ्लेक्स आर्क को हमें उसके रचनात्मक घटकों, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में नहीं बांटना चाहिए, बल्कि उसे छोटी परंतु पूर्ण इकाई के रूप में मानना चाहिए। एक कंप्लीट यूनिट, ये छोटा जरूर होता है लेकिन एक कंप्लीट यूनिट में मानना चाहिए, बल्कि ये नहीं मानना चाहिए कि इसको घटकों में बांट के हम इनके घटक यानी कंपेराइजिंग एलिमेंट्स जिसको कहते हैं, या हम उसको रचनात्मक स्ट्रक्चरल घटकों में नहीं बांटना चाहिए। ये सजेशन उन्होंने अपने निबंध में दिया। कब दिया? आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल विच इज रिटन बाय जेम्स। तो और उसके बाद डेवी ने कहा कि सेंसरी, एसोसिएटिव, मोटर न्यूरॉन्स में यदि रिफ्लेक्स आर्क को बांट दिया जाए तो ये सभी अंश निरर्थक हो जाएंगे। ये भी बात उन्होंने अपने निबंध में कही थी। क्या कहा? हम आज इसी पर ख़त्म करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है और आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिए। जॉन डेवी ने अपने द रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी में जो लिखा, उसके बाद उसी पर हम लोग 3-4 पॉइंट्स हैं उसको हम लोग बात करेंगे। और इसी पर टिचनर का विरोध शुरू हो गया। जॉन डेवी ने कहा कि सेंसरी, एसोसिएटिव, मोटर न्यूरॉन्स में यदि रिफ्लेक्स आर्क को बांट दिया जाए तो ये सभी अंश, चाहे वो सेंसरी हो या मोटर हो या एसोसिएटिव हो, सबका अर्थ खत्म हो जाएगा। इट्स अ कलेक्शन, ये इसको यूनिट मानना चाहिए, इकाई मानना चाहिए, भले ही छोटी इकाई लेकिन मानना चाहिए, ऐसा उनका मत था। तो खत्म हो जाएंगे, जिसके द्वारा एक छोटी सी अडैप्टिव बिहेवियर संपन्न हुई है। इसका अंश ही खत्म हो जाएगा जिससे कोई अडैप्टिव बिहेवियर। रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ होती है? रिफ्लेक्स एक्शन इज हाईली नोन एज अडैप्टिव फंक्शन। अडैप्टिव रिफ्लेक्स एक्शन कब होता है? एक तो रिफ्लेक्स एक्शन का दूसरा नाम जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि इसका ज्ञान पहले से व्यक्ति को नहीं होता है कि ये क्रिया होने वाली, इसीलिए इसको इनवॉलंटरी एक्शन भी कहते हैं। ये उत्पन्न कराया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। जैसे ही कोई सेंसरी, अब आपको हम एक उदाहरण देके बताते हैं कि आप किस तरह से इसको ले सकते। तो एक जैसे आपके आंख पर आपके मारते हैं, पीछे हट जाते हैं, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। ऊपर से कोई चीज़ गिरती रहती है और आप कहते हैं कि अचानक आप पीछे हट गए और आगे सामने में कोई सामान आके गिरा, भारी सामान आके गिरा, तो अपने भगवान ने बचा लिया। भगवान ने कैसे बचाया आपको?
भगवान ने एक चिप आपके अंदर, अल्लाह ताला ने एक चिप आपके अंदर डाला है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, कि किसी भी आकस्मिक घटना से आपको सुरक्षित करता है। तो ये एक अडेप्टिव बिहेवियर भी है। तो जिससे ये इसका जो है अडेप्टिव बिहेवियर संपन्न हुआ है। अगर इसको हम सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटिव फंक्शंस में बांट देंगे, तो इसका अंशों में बांट देंगे, तो इसका अर्थ खत्म हो जाएगा, ऐसा कहना था जॉन डेवी का। और रिफ्लेक्स आर्क के खंडित अंश सेंसरी, एसोसिएटिव एंड मोटर में यहीं तक इसको हम लोग बात करते हैं, फिर आगे हम लोग, तो ये चीज़ जॉन डेवी की। एक पॉइंट और है उनका कि जो रिफ्लेक्स आर्क का जो ये है कि खंडित अंश अगर उसको हम कर देते हैं कि एक आया सेंसरी, और उसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो तितली जैसी बनी हुई संरचना है उसके अंदर गया, और जाने के बाद वहाँ से मोटर इम्पल्स आया और एक ये आर्क जैसा शेप बना। आर्क कहते हैं, क्या बोले इसको, आर्क, ये स्ट्रक्चर होता है आधा चांद, दैट इज कॉल्ड आर्क। तो इसमें जो है को खंडित अंश के खंडित अंश में सुरक्षा देने तथा अस्तित्व बचाने की शक्ति नहीं होती है। ये भी बात जॉन डेवी ने अपने इसमें कहा। लेकिन ये बात थोड़ा सा ये जो पॉइंट है उनकी बात का, जॉन डेवी का, कि ये सुरक्षित नहीं करता, जबकि अक्सर सुरक्षित करता है। हमारी आँख में के ये जो हमारे ये है पलक ने जो कवर करता है आई को, वो रिफ्लेक्स एक्शन ही उसके अंदर होता है। आँख के सामने सबसे देखिए प्रकृति का नियम कि जब आँख हमारी सामने होती है, आँख पर कोई किसी तरह की आँच आने लगती है तो फट से बंद हो जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। ये 17-18 मिनट का होने जा रहा है। नाउ आई वांट टू स्टॉप दैट। सो गुड बाय स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।